आज हम लोग प्रत्यास्थता वाले यूनिट में चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिबल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने विकृति, प्रत्यास्थता की सीमा और प्रत्यास्थ वस्तुएं ये सब क्या होती है इसको पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे स्ट्रेस, प्रतिबल क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर हम लोग विरूपक बल लगाते हैं, अब विरूपक बल किसको कहते हैं? अगर किसी वस्तु पर हम लोग जो बल लगाते हैं उसको विरूपक बल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर जब हम लोग विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई, आयतन और आकृति में परिवर्तन होती है। ठीक, मान लेते हैं कि ये कोई मिट्टी का वस्तु है। अब इस पर हम लोग विरूपक बल लगा रहे हैं, सूखी मिट्टी का वस्तु है, और जब हम लोग इस पर विरूपक बल लगाते हैं तो ये कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, मतलब इसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यास्थता के कारण उस वस्तु के अंदर आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करने लगता है जो वस्तु में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस आंतरिक प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगर हम लोग किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी क्या होती है? अपने तरफ से भी बल लगाती है। उस बल को कहा जाता है प्रत्यानयन, रिस्टोरिंग फोर्स। और यह बल विरूपक बल के बराबर तथा विपरीत होता है। ठीक, तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिबल को फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? प्रतिबल इक्वल टू प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक, तो यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो और उस पर कार्य करने वाला बाह्य बल का परिणाम F हो, तब हम लोग प्रत्यानयन बल का भी परिणाम, जो परिमाण है वो किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिबल इक्वल टू लिखेंगे F अपॉन A। अगर हम लोगों को इसका मात्रक निकालना रहा तो कैसे निकालेंगे? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसका हम लोग निकालेंगे विमी सूत्र, तो विमी सूत्र निकालेंगे तो बल का विमी सूत्र क्या होता है? mL/T-2। और क्षेत्रफल का क्या होता है? L स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? mL-1T-2। ये किसका विमी सूत्र हुआ? प्रतिबल का। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबल का प्रकार। तो जो ये हमारा प्रतिबल है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा होता है अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर हम लोग विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई के अनुदिश यदि बल लगाया जाता है तो केवल उसके लंबाई में जो परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल को कहा जाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जैसे हम लोग, ये तार है, उसके एक सिरे को कसकर बांध देते हैं और दूसरे सिरे पर क्या करते हैं? लोहे का बाट बांध देते हैं। तो लोहे का बाट बांध देने पर इसके लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक, तो इस प्रकार के प्रतिबल को कहा जाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु के लंबाई में वृद्धि होती है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को कहा जाता है तनन प्रतिबल। और जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु के लंबाई में कमी होती है, ठीक, हो सकता है कि अत्यधिक भार के कारण ये तार क्या हो? टूटकर गिर जाए आधे से, तो यहाँ पर इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रतिबल को कहा जाता है संपीडक प्रतिबल। तो इस प्रकार से जो हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो 2 प्रकार का होता है, तनन प्रतिबल और संपीडक प्रतिबल।
दूसरा हम लोग देखेंगे अभिलंब प्रतिबल। तो जब विरूपक बल लगाने पर वस्तु के पृष्ठ के मतलब जब हम लोग विरूपक बल को वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाते हैं तो वस्तु में केवल आयतन में परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति में कार्य करने वाले बल को कहा जाता है अभिलंब प्रतिबल। ठीक, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये सूटकेस है और इस सूटकेस में बहुत सारा कपड़ा भरा हुआ है। अब हम लोग को और इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लंबवत बल लगाकर इसमें जगह खाली करते हैं। तो ऐसे प्रतिबल को कहा जाता है अभिलंब प्रतिबल। तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। तो यदि विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगे और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक का ये बॉल है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इस पर बल लगाकर हम लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर का इसका भाग क्या होता है, थोड़ा सा पचक जाता है, तो इसकी आकृति में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसे प्रतिबल को कहा जाता है अपरूपण प्रतिबल। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे हुक का नियम। हुक का नियम या फिर इसको कहा जाता है हुक्स लॉ। तो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने धात्विक तारों में लटकाए गए भार और तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि से संबंधित कई प्रयोग किए और सन 1678 में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कहते हैं हुक का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी तार में होने वाला विस्तार उस तार पर लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। और बाद में यह पाया गया कि यह नियम केवल तार के विस्तार के लिए ही लागू नहीं होता, अपितु हर प्रकार के विरूपण जैसे संपीड़न, ऐंठन, झुकाव आदि के लिए भी लागू होता है। तो अतः हुक के नियम को हम लोग संशोधित रूप में क्या लिख सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है हुक के नियम के अनुसार। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो प्रतिबल इक्वल टू ई गुणा विकृति। ठीक, अब ई क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसके हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक, या फिर हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो यहाँ पर से हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक का परिभाषा कैसे दे सकते हैं, प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहा जाता है प्रत्यास्थता गुणांक। और उसी प्रकार से अगर हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, क्या बोलते हैं, प्रतिबल का हमारा मात्रक क्या होता है, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, यह एक विमाहीन राशि है। तो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसका प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र निकालेंगे तो प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होता है वही क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक का भी विमीय सूत्र होगा। क्योंकि विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो ये प्रत्यास्थता का यहाँ पर से डेफिनेशन, मात्रक और ये हुआ विमीय सूत्र। आगे हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स, प्रकार। तो जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक,
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसमें उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य विकृति होती है तो प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग y से प्रदर्शित करते हैं। तो इस और मतलब इसको हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसको y से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर से हम लोग इसका मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे, सेम इसी के जैसे निकलेगा। दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को कहा जाता है उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल K से प्रदर्शित किया जाता है। तो कैपिटल K इक्वल टू फॉर्मूले के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। ठीक, ये था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ पर से भी हम लोग इसका मात्रक और विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा है दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक हम लोग किसे कहेंगे, तो सबसे पहले तो दृढ़ता गुणांक को हम लोग ईटा से प्रदर्शित करते हैं और इसके इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। तो इसको हम लोग कैसे डेफिनेशन देंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं और इसको हम लोग ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर से भी हम लोग इसका मात्रा और विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये था प्रत्यास्थता गुणांक और प्रत्यास्थता गुणांक का टाइप्स। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पैसन अनुपात। पैसन रेशियो। तो जब किसी तार पर बल लगाकर उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाता है तो उसका व्यास तथा त्रिज्या घटता है। जायज़ सी बात है, अगर हम लोग तार को तो एक सिरे से दृढ़ कस देंगे और दूसरे सिरे पर कोई भारी वस्तु लटका देंगे तो तार की लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो इसमें क्या होगा, इसके व्यास और त्रिज्या क्या होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो इस अनुदैर्ध्य विकृति के साथ साथ उसकी लंबाई के लंबवत दिशा में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम लोग अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति किसे कहेंगे, तो विरूपक बल के कारण लंबाई के लंबवत प्रति एकांक व्यास या त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन को अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैसन अनुपात की परिभाषा। तो प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पैसन अनुपात कहते हैं और पैसन अनुपात को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूले के रूप में इसको हम लोग इस भांति लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, अब उसका व्यास मान लेते हैं कैपिटल D है और उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है। जब उसके हम लोग लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L से प्रदर्शित करते हैं लंबाई में परिवर्तन को, और जो उसके व्यास में परिवर्तन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल D से, और उसकी त्रिज्या में प्रदर्शित करते हैं डेल R से। तब हम लोग अनुप्रस्थ विकृति इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
अनुप्रस्थ विकृति इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, पाइथन अनुपात सिग्मा इक्वल टू अनुप्रस्थ विकृति का मान रख सकते हैं हम लोग डेल डी, विकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विकृति। उसी प्रकार से अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, क्योंकि कमी होती है इसलिए। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू माइनस एल अपॉन आर इंटू डेल आर अपॉन डेल डी है ना, डेल डी अपॉन डेल एल। ठीक, तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि लंबाई बढ़ाने पर तार का व्यास घटता है। तो पाइथन अनुपात का सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 होता है, किंतु व्यवहार में सभी पदार्थों के लिए इसका मान 0 से 0.5 के बीच में होता है। और पाइथन अनुपात दो राशियों का अनुपात है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। और अब कोई भी मात्रक नहीं होता तो ये क्या होगी, एक विमाहीन राशि होगी, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं निकलता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रत्यास्थता की थकान, या फिर इसी को कहा जाता है प्रत्यास्थ श्रांति। तो सामान्य व्यवहार में हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक कार्य करते रहता है तो वह थक जाता है, किंतु पर्याप्त आराम के पश्चात वह पुनः सामान्य अवस्था में लौट आता है और पूर्व की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। इसी तरह प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लंबे समय तक लगातार विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति समय के साथ घटने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वस्तु थक गई हो, किंतु यदि वस्तु को कुछ समय तक विरूपक बल से मुक्त रखा जाए अर्थात आराम करने दिया जाए तो वस्तु में पुनः नियमित विकृति होने लगती है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता की थकान या फिर प्रत्यास्थ श्रांति। तो इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, लंबे समय तक लगातार विरूपक बल लगाने से प्रत्यास्थता के गुण धर्म की हुई अस्थायी क्षति को प्रत्यास्थ श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे तार को खींचने में किया गया कार्य। तार को खींचने में किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक, तार को खींचने में किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल के द्वारा तार के परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यह कार्य उस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो मान लेते हैं किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल Y है। उस पर बाह्य बल जब हम लोग F लगाते हैं तब उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग प्रदर्शित किए हैं स्मॉल l से। तब तार की लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि मतलब सूक्ष्म परिवर्तन, अगर हम लोग किसी तार की लंबाई में सूक्ष्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है dl। तो dl के लिए तार पर किया गया कार्य, तो हमारा कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, w से। कार्य गुणा होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन यहाँ पर लंबाई में अल्प वृद्धि हो रही है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, मतलब कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है, dl। अब तार की लंबाई में हम लोग क्या करते हैं, L वृद्धि करते हैं तो किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य के लिए क्या होता है, इस वाले का क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। क्या लिख सकते हैं इसको, F × dl। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो डी एल का क्या होता है, एल होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एफ इंटू एल, ये प्राप्त होगा। और क्या बोलते हैं, लिमिट लगेगा तो क्या लगेगा, 0 से एल, या फिर हमको क्या प्राप्त होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एल। अब इसमें हम लोग 1/2 का इंटू कर देंगे। अब यह कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब तार पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगी, यह जो कार्य है W, उसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 एफ इंटू एल, इक्वेशन 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ये है एफ क्रॉस एल, ये है। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे ए एल का गुणा और भाग कर देते हैं। तो गुणा ए एल है तो इसको लिख सकते हैं एफ अपॉन ए, और इसको लिख सकते हैं एल अपॉन एल। ठीक, अब इसके बाद ये जो हमारा एफ अपॉन ए है, क्या है, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, प्रतिबल के बराबर, ये हम लोग पहले देखे हैं। उसके बाद लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई किसके बराबर होता है, विकृति के बराबर होता है। अब इसके बाद ए एल, ए क्या है, क्षेत्रफल, एल क्या है, लंबाई, तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई किसके बराबर होता है, आयतन के बराबर। तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तार की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं U से। U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एफ अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ अपॉन ए को प्रतिबल लिख सकते हैं, प्रतिबल। उसी प्रकार से एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, विकृति, गुणा एल को क्या लिख सकते हैं, आयतन। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू इतना फॉर्मूला हमको प्राप्त होगा। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तार के प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा। तो तार के प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बटे तार का आयतन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तार का प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बटे तार का आयतन। तो यहाँ पर से देखिए, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को रखूँगी तो 1/2 प्रतिबल बटे विकृति गुणा आयतन, तो ये क्या होगा, ऊपर में आएगा, नीचे में आयतन, आयतन और आयतन दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति, इतना बचेगा। अब इसके बाद इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब इसके बाद आगे देखेंगे तो हमको ये एक फॉर्मूले के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे विकृति का गुणा और भाग कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 प्रतिबल अपॉन विकृति, यहाँ पर भाग की और यहाँ पर विकृति का गुणा करेंगे, तो ये विकृति का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर से प्रतिबल बटे विकृति किसके बराबर होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर। तो यहाँ पर इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति के जगह लिख सकते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा क्या लिख सकते हैं, विकृति का स्क्वायर। अब इसके बाद आगे इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया, विकृति का गुणा और भाग किया। अब इक्वेशन नंबर 3 में ही हम लोग क्या करते हैं,
प्रतिबल का गुणा और भाग करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबल का गुणा हुआ है तो प्रतिबल का गुणा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर विकृति अपॉन प्रतिबल मतलब प्रतिबल का भाग कर देते हैं। तो प्रतिबल का भाग करेंगे तो u इक्वल टू 1/2 प्रतिबल का स्क्वेयर, और विकृति बटे प्रतिबल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट है, विकृति अपॉन प्रतिबल, तो अपॉन क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। ठीक, अब हम लोग यदि यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करें y से, प्रतिबल को प्रदर्शित करें s से, और विकृति को प्रदर्शित करें अल्फा से, तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू 1/2 प्रतिबल को किससे प्रदर्शित किए हैं, s से, विकृति को अल्फा से, तो ये लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर ये 4 है, तो 4 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू 1/2 प्रतिबल को यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित किए हैं y से, तो y हो जाएगा, विकृति को अल्फा से, अल्फा का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 में लिखें तो 1/2 प्रतिबल को किससे प्रदर्शित किए हैं, s से, तो s स्क्वायर बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से, तो इतना समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो हमको u इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 1/2 s अल्फा इक्वल टू 1/2 y अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू 1/2 s स्क्वेयर अपॉन y। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तार को खींचने में किए गए कार्य प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए करके, तो हमको पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बनाना है।